क्या था इसमें? नॉर्मली सदिश था ना, पहला जो टॉपिक है बुक का वो क्या है? सदिश ही बताना है। और सदिश की आवश्यकता क्यों, पहले नीड ऑफ वेक्टर जो है पहला टॉपिक तो ऐसे ही करके वो दिया कि सदिश की आवश्यकता आखिर हमें पड़ी ही क्यों, जब हमें पता था कि सदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए एक चिन्ह क्या लगा देंगे, प्लस, और एक क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो फिर हमें सदिश की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मैं क्या बताया था, बताओ? हाँ, बनाए थे प्लेन में। जब समतल में गति होगा तब प्लस माइनस से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस गति के दौरान x में भी परिवर्तन होगा और y में भी परिवर्तन होगा। और जब सरल रेखा में गति होती है तो यानी बस दिशा ही बदल जाता है, उसमें क्या हो रहा है, परिमाण भी बदल रहा है और साथ साथ दो विमाओं में दिशा में परिवर्तन हो रहा है, x में भी और y में भी। इससे यानी इस समस्या से बचने के लिए क्या टेक्निक निकाला गया, एक्स एच की दिशा में क्या आई कैप, वाई एच की दिशा में जे कैप, जेड एच की दिशा में के कैप माना गया। फिर इसके बाद क्या दर्शाया जाएगा, 3i + 2j + 4k, कल घटक वगैरह बताया था ना पूरा। चलिए अब आज लिखिए सदिश के प्रकार, या एक मिनट रुक जाओ, ऐसे लिखो भौतिक राशियों के प्रकार। हाँ, हेडिंग डालिए, लिखिए भौतिक राशियों के प्रकार। मोशन इन ए प्लेन, इसमें लिखिए भौतिक राशियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। भौतिक राशियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, जो कि निम्नलिखित हैं। जो कि निम्नलिखित हैं। देखो, भौतिक राशियों का वर्गीकरण की अगर बात किया जाए तो भौतिक राशियों का जो वर्गीकरण हुआ वो मोशन इन ए प्लेन पहला टॉपिक चल रहा है। इसमें सबसे पहले कि भौतिक राशियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक क्या है, अदिश, और एक क्या है, सदिश। ठीक है, अदिश को क्या कहते हैं, स्केलर। सदिश को क्या कहते हैं, वेक्टर। क्या कहते हैं, वेक्टर। और भौतिक राशि को क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। चल, अदिश राशि यानी ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ परिमाण की जरूरत हो। किसकी जरूरत हो, सिर्फ परिमाण की जरूरत हो। परिमाण को क्या कहते हैं जानते हो, मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं, और दिशा की कोई ज़रूरत न हो, यानी इसमें डायरेक्शन, दिशा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस किसकी रिक्वायरमेंट है, परिमाण की। अब परिमाण क्या होता है ये भी तो जानिए। परिमाण क्या होता है, जैसे देखो 10 मीटर अगर मैं लिख दिया, ये पूरा का पूरा परिमाण है, मगर मैं 10 मीटर इसके साथ पूर्व और पश्चिम लिख दूं, उत्तर लिख दूं, तो ये क्या है, परिमाण और दिशा दोनों। तो 10 मीटर यानी ऐसी भौतिक राशियां जिसमें सिर्फ क्या हो, आंकिक मान हो और मात्रक हो। क्या हो, आंकिक मान हो और मात्रक हो, अलग से और कोई राशि स्पेशली न जुड़ी हो जो दिशा को बताए। जैसे हवा चल रहा है, हवा 10 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा है, अभी तक ये अदिश है। और 10 मीटर प्रति सेकेंड से नॉर्थ ईस्ट दिशा में चल रहा है, जैसे उत्तर पूर्वा ना, गांव भाषा में से कहते हैं कि कोना लेके चल रहा है, और उत्तरहिया पछुआ जो ये टर्म ऐसे बोलते हैं। तो यानी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट ना, ईस्टर्न वेस्टर्न,
हवा के साथ साथ जब डायरेक्शन, हवा की गति के साथ साथ जब डायरेक्शन को भी मेंशन कर दिया जाएगा तो वो वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना। यानी ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ परिमाण, परिमाण का मतलब क्या हुआ? परिमाण मतलब क्या हुआ? कोई पूछ ले परिमाण क्या होता है, क्या बताओगे? परिमाण में क्या रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आंकिक मान। एक आपका क्या रहेगा? आंकिक मान और प्लस मात्रक, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू आप जोड़ दो और यूनिट जोड़ दो। मात्रक को क्या कहते हैं? यूनिट। अगर आप जोड़ देते हैं तब उसे परिमाण कहा जाता है, मैग्नीट्यूड कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? यानी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। एक भाग क्या है? अदिश है जिसे स्केलर कहते हैं। एक भाग सदिश है जिसे क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। स्केलर किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो, यानी ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की ज़रूरत हो और किसी भी डायरेक्शन यानी दिशा की ज़रूरत न हो, उसे अदिश राशि कहा जाता है। फिर बात आया परिमाण किसे कहते हैं, तो परिमाण किसे कहा जाता है? जब आंकिक मान और मात्रक लिखा हो तो वही परिमाण होता है। यानी आंकिक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 2, 4, 6, 8 ये लिखते हो। मात्रक मतलब मीटर, किलोमीटर, सेकेंड, जो भी आप मात्रक चुनते हो वो साथ में लिख देते हो, तो वो क्या है? परिमाण है। और दिशा कब आएगा? जब आप उत्तर, पूर्व, पश्चिम, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री ऐसे एंगल के साथ बताना चालू कर देंगे तो वो दिशा हो जाएगा। और परिमाण और दिशा दोनों रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? सदिश राशि। यानी ऐसी सदिश राशि क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे शो करने के लिए क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यानी ऐसी भौतिक राशि जिसे प्रदर्शित करने के लिए क्या चाहिए? परिमाण। क्या चाहिए? परिमाण यानी मैग्नीट्यूड भी चाहिए और क्या चाहिए? डायरेक्शन यानी क्या चाहिए? दिशा भी चाहिए। उसे क्या कहा जाता है? स्केलर या वेक्टर, सॉरी वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेक्टर या सदिश राशि कहा जाता है। जैसे हवा की बात जैसे मैं किया था, अगर 10 मीटर पर सेकेंड के साथ में क्या लिख दिया? पूर्व, ईस्ट डायरेक्शन, या 10 मीटर पर सेकेंड के साथ क्या? नॉर्थ ईस्ट। क्या लिख दिया? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब समझते हो? नॉर्थ ईस्ट मतलब ये ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया? नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट यानी ये डायरेक्शन में हवा ऐसे चल रहा है। और ईस्ट लिखने का मतलब इस दिशा में चल रहा है। नॉर्थ लिखने का मतलब इस दिशा में। वेस्ट लिखने का मतलब इस। नॉर्थ वेस्ट मतलब इस डायरेक्शन में चल रहा है। हाँ, ऐसे ही कुछ टर्मोलॉजी हैं, कुछ पद हैं ऐसे यूज किए जाएंगे, अभी न्यूमेरिकल में भी आएगा। समझ में आया कि नहीं? बोलो। तो एकदम सिंपल है। अदिश राशि किसे कहते हैं? बताओ, अदिश राशि किसे कहते हैं? परिणाम नहीं, परिमाण भी नहीं, परिमाण। हाँ, जिसे परिणाम नहीं, रिजल्ट नहीं, जिसमें सिर्फ परिमाण की जरूरत हो, दिशा की जरूरत न हो। और ऐसी भौतिक राशि जिसे प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों। परिमाण किसे कहते हैं नीलू, तुम बताओ? परिमाण मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू और क्या हो? यूनिट हो, यानी आंकिक मान हो और मात्रक हो, उसे क्या कहा जाता है? परिमाण कहा जाता है। और डायरेक्शन में उसी के आगे कुछ जोड़ दो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, 10 डिग्री, 20 डिग्री, वो क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। समझ में आ गया? अब बना लो। अब इसके बारे में मैं लिखवाऊंगा नहीं, ये एग्जाम में नहीं आएगा कि अदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि। ये 9 में पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है? 9 में। अदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश और सदिश में अंतर, ये सब 9 की चीज़ें हैं। बस आप एक बार ऐसे बना लीजिए। बस आया ना? करिए, जल्दी से करिए। बताइए, अदिश और सदिश राशि में यदि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या बनेगा जानते हैं? मात्र 2 क्वेश्चन। पहला रहेगा, एमसीक्यू में आएगा भी, अदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यकता होती है परिमाण, डायरेक्शन, दिशा, या इनमें से कोई नहीं। यानी किसी भी अदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए क्या चाहिए? परिमाण चाहिए, दिशा। कैसा हो रहा है जी लाइट? हाँ, बंद कर दो, वहाँ से लाइट बंद कर दो वाला अभी कुछ टाइम के लिए। चलिए, तो किसी भी यानी अदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ परिमाण या दिशा, परिमाण और दिशा दोनों
या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको इसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। फिर इसके बाद आ जाता है सदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए क्या चाहिए। तो किसी भी सदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए क्या चाहिए, परिमाण, दिशा, या परिमाण और दिशा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या रहेगा आपका जवाब, परिमाण और दिशा दोनों चाहिए होगा। बस इतना है, कुछ नहीं है ना। चलिए अब आगे लिखिए, सदिशों का निरूपण। क्या लिखेंगे, सदिशों का निरूपण। चलो, सदिशों का निरूपण या रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो क्या पता है, बताओ, 9th में क्या पढ़े थे, किसी वेक्टर को हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे। एरो का, किसका यूज करके, एरो का। देखिए जैसे मान लीजिए एक वेक्टर क्वांटिटी हम लोग लेते हैं, वो है 40 किलोमीटर पर आवर, किस दिशा में, पूर्व दिशा में। किस दिशा में, पूर्व दिशा में, या ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, एक स्पीड है जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे से किधर चल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, पूर्व दिशा में चल रहा है। अब इसे रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, सदिश रूप से। कैसे लिखोगे, सबसे पहले स्केल मान, भाई 40 किलोमीटर लंबा तो आप कॉपी में खींच नहीं दोगे, तो सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ता है, स्केल। तो क्या स्केल मानेंगे कि माना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में लाइन खींचूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा वो शो करेगा। तो बताओ 40 सेंटीमीटर के लिए कितना चाहिए, ठीक है, कितना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि देखो इसे भी सॉल्व करके सीखो। 10 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं, बोलो। कभी कभी डेसिमल में आ जाता है, जैसे 10 चौक 40 हो जा रहा है ना। अब मान लो अगर आ गया 205, तब दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप यूनिटरी मेथड से ही सॉल्व करना है उसको, कि 1 किलोमीटर पर आवर कितना शो कर रहा है, 1/10, कितना हमें चाहिए, 40। तो क्या लिखेंगे, 40/10 सेंटीमीटर। भाई 40 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, 40 से इधर भी कर लो, तो 40 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर आ गया, 4 सेंटीमीटर। यानी हमें कितनी लाइन खींचनी पड़ेगी, 4 सेंटीमीटर की। तो अब पूर्व दिशा में है, तो आप कैसे शो करेंगे, ऐसे बना लेंगे, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। अब चाहे आप ओरिजिन यानी मूल बिंदु से ही बना के दिखाना, या इसके ऊपर से कहीं से भी पूर्व दिशा में कितनी सेंटीमीटर लाइन खींचोगे, 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचोगे, और इसके आगे यहाँ पर हेड लगा दोगे। क्या लगा दोगे, हेड, जिसे शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष या टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। ये कितनी सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। इसे क्या बोला जाता है, पूंछ। क्या बोला जाता है, पूंछ। जहाँ ये ऐसे रहेगा डॉट, इसे कहते हैं टेल या पूंछ, या बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं, इनिशियल। इनिशियल मतलब प्रारंभिक बिंदु। इसे क्या बोलते हैं, हेड या शीर्ष, या बोला जाता है टर्मिनल पॉइंट। क्या बोला जाता है, टर्मिनल पॉइंट। यानी वो आपका क्या है, पूंछ है, टेल है, इनिशियल पॉइंट है, और ये मान लीजिए इसे P मान लें, ये आपका क्या है, हेड है, या टर्मिनल पॉइंट या शीर्ष कहा जाता है। यानी किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एरो का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एरो का। और जो एरो होगा, जो हेड होगा, वो डायरेक्शन को बताएगा, और उसके पीछे का जो पूंछ होगा वो क्या बताएगा, परिमाण को। क्या बताएगा, परिमाण को प्रदर्शित करता चला जाएगा। एक दिन मैं क्लास में बताया था कुछ, तुम लोग भूल रहे हो। हंसना नहीं चाहिए कभी। नहीं, तुम लोग को नहीं बताया हूँ क्या? जैसे अभी आप लोगों का मान लीजिए 11th में है, अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, और आदत ऐसे ही हंसने मुस्कुराने वाली है। तो होता क्या है
अभी हम लोग स्कूल में थे तो क्या नादिया ऐसे कुछ, क्या नाम है मैडम का हमें नहीं पता, नाहिदा है क्या ऐसे कुछ, तो आए, कैथवाज सर हैं प्रिंसिपल, वो आए अपना स्पीच दे रहे थे। और जब वो स्पीच दे रहे थे, टीचरों की मीटिंग जैसे होती है, तो उसमें नाहिदा बैठ करके मुस्कुरा रही थी। अब एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। अब सर को लगा कि कहीं मेरा स्पीच तो गड़बड़ नहीं है, इंग्लिश टू इंग्लिश स्पीच दे रहे थे। अब वो थोड़े से अनकंफर्टेबल फील करने लगे, मतलब वो जो बोल रहे थे अब उस पर वो सोचना चालू कर दिए। फ्लुएंट जो बोला जाता है उस पर सोचा नहीं जाता है, वहाँ ग्रामटिक कोई नहीं सोचता है। मगर वो नाहिदा बैठ के मुस्कुरा रही थी, एज इंग्लिश की वो भी टीचर थी और वो भी इंग्लिश। अब बोलते समय सोचने लगे कि कहीं मेरी ग्रामर्टी या जो भी चीज़ें हैं, अब वो रुक गए, मतलब उनकी स्पीड फ्लुएंट क्या हो गई, रुक गई। और जब रुक गई तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, अब वो उसके बाद जैसे मीटिंग ओवर हुआ, उसके बाद नाहिदा को बुलाया कि आप क्यों मुस्कुरा रहे थे, कहीं नहीं सर बस ऐसे ही, कोई भड़क गए उनके ऊपर। कहती मैं सोच रहा था कहीं मेरे बोलने के दौरान कुछ एरर तो नहीं हो रहा है, या मैं कुछ कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, लाफिंग कर रहे हैं ऐसे कंडीशन में। ऐसे तुम लोगों का क्लास है, जैसे वो देखो चंगू मंगू पीछे बैठ करके बाहर मुस्कुराए पड़े हैं एकदम। ऊपर जो बना रहता है वो ऊपर नहीं जाने के लिए होता है, सीधा जाओ। अच्छा इसे लगा इंद्रलोक, चलो कम से कम ना बढ़िया है, तब सही है। वही मैं बोला ना कि ऐसे क्लास में हंसने से क्या है, राइट लेफ्ट का मतलब यही होता है। अगर देखो कई अच्छे सिंबल भी बता दें आपको, इधर देखो, यहाँ देखिए ऐसे सिंबल बना रहता है, जानते हैं, एक ऐसे बाजे की तरह बना रहता है, देखिए हो कि नहीं, ऐसे बना रहता है, फिर इस पर ऐसे क्रॉस रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, हॉर्न नहीं, हॉर्न प्रोहिबिटेड। हॉर्न प्रोहिबिटेड का मतलब कि आसपास क्या है, स्कूल, जहाँ स्कूल रहता है वहाँ देखो ऐसे बना करके ऐसे क्रॉस किया रहता है, ऐसे पूरा ये सर्कल में रहता है ऐसे। इसका मतलब क्या है कि हॉर्न नहीं बजाना है यहाँ पे। फिर दूसरा चीज़, एक तो चलो मान लो ये राइट लेफ्ट टर्निंग आप समझते ही हैं, और ऐसे बनने का मतलब कि आपको इंद्रलोक नहीं जाना है, आपको जैसे जाना है वैसे ही सीधा आप चले जाइए। और एक जानते हैं क्या होता है, एक और सिंबल बना रहता है बोर्ड पे, देखो ऐसे ऐसे, ये क्या बताता है जानते हैं, कि आगे मोड़ है, यू टर्न है, अपनी स्पीड को क्या करो, कम कर लो। हाँ सब कुछ बना, मान लो पहले अब स्पीड में वो कोई नहीं ध्यान देता है, मान लो वो ध्यान दे दिए तब भी आप समझ जाएंगे, और ये बोर्ड पे लगा हुआ है तब भी आप समझ जाएंगे, नहीं तो आगे क्या है, टर्निंग है। इन सब चीज़ों का क्या सिंबल है, बहुत छोटी क्लास में, 1 या 2 क्लास में सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को बताया जाता है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। मगर क्या करोगे तुम लोग, ये 11th में पहुँच गए। चलिए, तो क्या हम लोग का जो टॉपिक था कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तीर के चिन्ह का यूज या एरो का यूज़ करते हैं, जिसमें जो तीर का शीर्ष होता है वो दिशा प्रदर्शित करता है, जिसे हेड कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, या टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट। और जो पीछे डॉट बिंदु रहता है उसे टेल कहते हैं, पूछ कहते हैं, या इनिशियल पॉइंट मतलब प्रारंभिक बिंदु। क्या है, यहाँ से चालू हुआ है, टर्मिनल मतलब यहाँ पे खत्म। जैसे कई स्टेशनों पे लिखा रहता है शिवाजी टर्मिनल, तो शिवाजी टर्मिनल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से वो चलेगी, शिवाजी स्टेशन के आगे वो नहीं जाएगी, टर्मिनल हो गया, यानी वहाँ पे क्या हो गया, अंत हो गया। क्या हो गया, अंत हो गया। तो ऐसे ये टर्मिनल पॉइंट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो लिखिए, किसी भी सदिश को प्रदर्शित करने के लिए, हाँ क्वेश्चन, हाँ सदिशों का निरूपण, ये हेडिंग लिखा हूँ, लिखिए, किसी भी सदिश को निरूपित करने के लिए पहले तो ये अनुप्रिया पूछ रही कि ये बताइए कि क्या पूछी थी जी, ये कैसे परिमाण को प्रदर्शित करता है, इसका पूछ,
यहाँ से लेके यहाँ तक ये परिमाण को कैसे प्रदर्शित कर रहा है, यही बोला गया कि भाई हेड दिशा को बताता है और इसके पीछे जो यहाँ से यहाँ तक इसकी पूँछ की लंबाई है, टेल है, वो परिमाण को प्रदर्शित करता है। तो वो पूछ रही कैसे, अरे माने नहीं हो 1 सेंटीमीटर और 10 किलोमीटर, तो फिर 1 किलोमीटर प्रति घंटे का मान 1/10, 40 का निकाले हो तो 4 सेंटीमीटर आया कि नहीं। तो 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक तुम खींचे हो तो वो किसके बराबर है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर ही है, इसलिए इसे परिमाण यही प्रदर्शित करता है। बात समझा कि नहीं? नहीं, लास्ट पॉइंट नहीं, लास्ट पॉइंट को क्या कहा जाए, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये पूछ है, ठीक है, इस वाले पॉइंट को इनिशियल पॉइंट कहा जाएगा। यानी ये वाला पॉइंट इनिशियल है, बाकी ओ से लेके पी तक क्या है, पूछ है, और ये वाला एरो जो है वो क्या है, हेड है, जिसे टर्मिनल पॉइंट कहा जाता है। हो गया ना। अब हुआ क्या कि जब भी किसी वेक्टर को प्रदर्शित करना होता था तो ऐसे उसके ऊपर एरो लगाना पड़े। जैसे फोर्स आप जानते हो, बल सदिश राशि है तो इसके ऊपर एरो लगाएं, वेग सदिश राशि है तो इसके ऊपर एरो लगाए, विस्थापन सदिश राशि है ना, डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि है, वेलोसिटी सदिश राशि है, फोर्स सदिश राशि है, यानी सब इसका क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर है तो इनके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, हम लोग को एरो लगाना पड़ेगा। तो जगह जगह एरो लगाने से बढ़िया कि बोला गया कि एक सिस्टम ही अलग कर लो। तो जानते हो क्या बना गया है कि वेक्टर को बोल्ड लेटर में लिखो। बोल्ड मतलब थोड़ा सा मोटा कर दो। जैसे फोर्स है तो फोर्स ये हो गया ना, और इसे बोल्ड अगर करना होगा ऐसे आप कर दो, तब भी ये क्या जान जाएंगे, वेक्टर है। क्या है ये, वेक्टर है। यानी फोर्स लिख करके अब इसके सामने ऐसे ये सिंबल लगा करके ऐसे हम लोग बोल्ड लेटर अगर बना लेते हैं तब भी ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है। यानी सदिशों को अंग्रेजी वर्णमाला या इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर, बोल्ड लेटर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जब आप बोल्ड लेटर लगा दोगे तो ये एरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी जैसे फोर्स 10 न्यूटन है, सपोज करो फोर्स कितना न्यूटन है, तो एक तो आप ऐसे लिख करके एरो लगा दिए यहाँ 10 न्यूटन और लिख दिए ईस्ट, और एक क्या करो, अगर आप एरो नहीं लगाना चाहते हो बोल्ड लेटर में करके 10 न्यूटन इन क्या लिख दो, ईस्ट लिख दो, तब भी काम बन जाए। बात समझा गया, बोलो। यानी सदिशों को अंग्रेजी वर्णमाला के मोटे अक्षरों से प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो लिख लीजिए, सदिशों को आगे लिखिए, हाँ, सदिशों को अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट ना, अंग्रेजी वर्णमाला के मोटे अक्षरों, बोल्ड लेटर, मोटे अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। से प्रदर्शित किया जाता है। हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आप लिखिए आज का, स्थित सदिश तथा विस्थापन सदिश। अगला टॉपिक लिखिए, स्थित सदिश तथा विस्थापन सदिश। पोजीशन वेक्टर एंड क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन को क्या कहते हैं, स्थिति ना जी, और इसे क्या कहते हैं, विस्थापन। अब वेक्टर का मतलब पता ही है सदिश। अब ये इम्पॉर्टेंट है, अच्छा एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसे आपसे नहीं पूछेगा पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसे कहते हैं, नहीं, न्यूमेरिकल में इसका ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। किसमें, न्यूमेरिकल में। तो चलो देखो, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अच्छा ये बताओ, पोजीशन शब्द कब निकाला जाता है, हम लोग किसी की पोजीशन का आकलन करना होता है तो कैसे करते हैं, किसी के रेफरेंस में करते हैं, नहीं समझे। रेफरेंस का मतलब जैसे आपके गांव में
आपकी स्थिति होगी कुछ, और किसी के रिस्पेक्ट में, यानी जैसे सपोज करो कि किसका एग्जांपल ले लें, चलो अच्छा मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे गांव में मेरी स्थिति क्या है, मेरा पोजीशन क्या है, तो क्या हो जाएगा, मैं अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ? नहीं। सबसे गरीब व्यक्ति हूँ? नहीं। कोई एक पोजीशन ही होगा। अब ये डिपेंड करता है कि किसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ। किसी के रिस्पेक्ट में बहुत अमीर होऊंगा, किसी के रिस्पेक्ट में बहुत गरीब होऊंगा, किसी के रिस्पेक्ट में मॉडरेट होऊंगा। यानी रेफरेंस, जब भी किसी चीज़ की पोजीशन की बात हो तो क्या किया जाता है, रेफरेंस। क्या लिया जाता है, रेफरेंस। यानी क्या है, पोजीशन वेक्टर। जैसे देखो अभी कल की क्लास में मैं ये पूरा समझाया था ना जी, आई एक्स वाई जे के, पूरा क्लियर हुआ था ना, एक्स वाई और जेड हो गया। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, आई, और वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में के कैप। यूनिट वेक्टर कल बताया था, इधर क्या था आई कैप, इधर क्या था जे कैप, और इधर क्या था के कैप। अब देखो मान लो ये मैं हूँ पॉइंट पी पर, अब मेरा पोजीशन क्या है, किसके रिस्पेक्ट में, मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन ना। किसी भी ऑब्जेक्ट की या वस्तु की ओरिजिन यानी मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है, जब आप निकालो तो उसी को क्या कहा जाता है, स्थित सदिश। क्या कहा जाता है, स्थित सदिश कहा जाता है। यानी जब भी हम किसी वस्तु की स्थिति किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष ज्ञात करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, स्थित सदिश कहा जाता है। जैसे सपोज करो यहाँ पे O हो गया और ये P है, तो कल मैं बताया था कि अगर मैं P का पोजीशन क्या लिख दूँ, 3 2 5, क्या लिख दूँ, 3 2 5, मतलब P ऐसे पॉइंट पर है कि उसका एक्स एक्सिस पे घटक कितना आएगा, कंपोनेंट कितना आएगा एक्सिस से, 3, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है कि नहीं समझ में, और वाई एक्सिस पे कितना घटक जा रहा है, 2, और जेड एक्सिस पे कितना आ रहा है, 5। सर आप जेड एक्सिस तो ऐसे लग रहा है तुम लोगों को ना, क्या करोगे, 3D है तो ये 2D, आपका बोर्ड 2D आएगा नहीं। चलो यहाँ सीख लो, यहाँ देखो आपको बड़ी बढ़िया समझ में आएगा। ये क्या है, जिससे रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डर है, ठीक। अब इसका पोजीशन निकालना है हम लोगों को, इस रिकॉर्डर का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, मूल बिंदु, ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ है, एक ये वाली दीवार है, एक ये वाली दीवार है, और एक ये जो गया हुआ है, यानी एक वो लाइन हो गया, देख लो कॉर्नर, कॉर्नर ये देखो, जैसे ये एक्स एक्सिस है, वो वाली कॉर्नर ऐसे जहाँ पे ये दीवार और ऐसे ये मिला हुआ एक लाइन बनी है कि नहीं। फिर ये वाली लाइन मान लो जेड एक्सिस है, और ये ऊपर वाली लाइन क्या है, वाई एक्सिस है। अब इस रिकॉर्डर का पोजीशन मैं क्या लिखा हूँ, 3 2 5। तो 3 2 5 का मतलब क्या हुआ समझे, कि इस रिकॉर्डर से सीधा आप ऐसे वहाँ परपेंडिकुलर खींचो। अब वो लाइन पे आप थोड़ी नहीं जाओगे, लाइन पे कैसे जाओगे, इस रिकॉर्डर से परपेंडिकुलर जाओगे, दीवार पे जाएगा कि नहीं बोलो, ऐसे दीवार पे जाएगा। तो अब देखो फ्रेमिंग करो, ऐसे ये सीधा गया, फिर ऐसे वो नीचे आएगा, फिर ऐसे एक आयत टाइप का बनेगा कि नहीं, एक प्लेन बनेगा। तो क्या हो गया, अगर वो ऊपर 3 है तो नीचे भी कितना होगा, 3 ही होगा ना। अब समझ में, यानी इसका पोजीशन कितना है, एक्स एक्सिस पे 3। अब समझ में आ गया। अब जेड एक्सिस पे कितना है, वाई एक्सिस पे से, चलो वाई एक्सिस पे देख लेते हैं, वाई एक्सिस पे 2 है, मतलब इसी से परपेंडिकुलर सीधा किस पे, वाई एक्सिस पे डालोगे। देखो एक इधर एक्स एक्सिस वाला इधर था, और वाई एक्सिस वाला क्या है, ये पॉइंट है ना, ऐसे सीधा यहाँ से ऐसे डालोगे तो ऐसे कंडीशन में कितना होगा, ओरिजिन से वो दूरी कितनी होगी, 2, कितनी होगी, 2, और जेड एक्सिस हमारी तरफ है, जेड एक्सिस हमारी तरफ है। यहाँ से ऐसे जब खींचोगे तो ये जो आएगा बोर्ड पर उसका वहाँ से डिस्टेंस कितना है, 5 है। क्या है, 5 है। तो ये मेरा पोजीशन हो गया, ये मेरा नहीं, इस रिकॉर्डर का क्या हो गया, पोजीशन हो गया। समझ में आ गया। ऐसे हर एक चीज़ का पोजीशन निकाला जाता है। तो अब फिजिक्स में क्या है कि जब भी किसी वस्तु की स्थिति किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष ज्ञात करते हैं तो उसकी स्थिति को ही क्या कहा जाता है, स्थित सदिश कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलो ओपी देखो, ओपी वेक्टर अगर मैं लगा दूं, क्या मैं लगा दूं, ओपी वेक्टर यानी मूल बिंदु के सापेक्ष पी की स्थिति क्या लिखोगे जानते हो, 3i कैप 2j कैप और 5k कैप। ये क्या है, P की पोजीशन वेक्टर है। क्या है, पोजीशन वेक्टर है या स्थित सदिश है। समझ में आ गया, बोलो ठीक है ना।
अब मान लो P यहाँ से चल करके अब P मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और यहाँ से चल करके यहाँ आ गया P, यानी ये P डैश हो गया भाई, यहाँ से P डैश यहाँ पे आ गया, हो गया। यानी रिकॉर्डर यहाँ रखे थे, अब चलो शॉर्ट बनाना है यहाँ रख दिए, इसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। P से कहाँ चला गया, P डैश पे रिकॉर्डर चला गया। तो P से P डैश पे जब रिकॉर्डर जाएगा तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे बताओ, इसका पोजीशन सपोज करो क्या हो गया, 2 3 1 हो गया, इसका पोजीशन क्या हो गया, 2 3 1 हो गया। चेंज होगा कि नहीं बताओ, P की स्थिति चेंज होगी ना, तो ये हो गया। तो अब क्या निकालेंगे, OP डैश, क्या निकालेंगे, OP डैश। तो क्या आ जाएगा बताओ, 2i कैप 3j कैप प्लस k कैप, हो गया कि नहीं, हो गया, बोलो। अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ये दोनों पोजीशन वेक्टर हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहता है कि जब किसी सदिश का किसी निश्चित दिशा में पोजीशन जब आप निकालते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, विस्थापन सदिश। मतलब P वेक्टर था, P से कहाँ चला आया, P डैश पे, कहाँ चला आया, P से P डैश पे चला गया। तो इस वेक्टर का निश्चित दिशा किधर, नीचे की तरफ, कितना है, यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ से यहाँ तक जो पोजीशन निकालोगे इसे क्या कहा जाता है, विस्थापन सदिश। क्या कहा जाता है, यानी जब भी किसी पॉइंट का मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में लोगे तो वो क्या है, स्थित सदिश, क्या है। और जब एक सदिश चल करके किसी दूसरी जगह चला गया तो उस सदिश से दूसरे बिंदु तक का जब पोजीशन निकालोगे तो इसे क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा, अरे यही तो है, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, ये विस्थापन होगा ना इसका, डिस्प्लेसमेंट। तो यानी अब क्या हो गया, P डैश क्या हो, यहाँ लिख दें हम, ये मेरा क्या है बताओ, पोजीशन वेक्टर, ये मेरा क्या है, पोजीशन वेक्टर या स्थित सदिश है कि नहीं। OP डैश मेरा पोजीशन वेक्टर है, यानी क्या है, स्थित सदिश है, बोलो, है ना, है कि नहीं बताओ। यानी ओरिजिन से ले रहे हैं, मूल बिंदु से ले रहे हैं, तो OP और OP डैश दोनों हमारा स्थित सदिश या पोजीशन वेक्टर ही होगा। हाँ, P से P डैश की डायरेक्शन में चलेंगे, यानी क्या हो गया, PP डैश, क्या ले लें, PP डैश, ये क्या है मेरा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यानी विस्थापन सदिश होगा। क्लियर, बोलो, ये मेरा क्या है, विस्थापन सदिश। अब बात हुई विस्थापन सदिश कैसे आएगा। पोजीशन वेक्टर तो बड़े आसानी से निकाल लिए, 3 2 5 था तो i j k निकाल करके लगा लिए, बोलो। पोजीशन वेक्टर स्थित सदिश तो आराम से आ गया ना, 3 2 5 दिया था तो i j और k लगा करके निकाल लिए। मगर ये बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, तो उसके लिए रूल है। क्या रूल है, देखो, कहाँ से कहाँ चल रहे हो, P से P डैश तक, कहाँ चल रहे हो, P से P डैश तक चल रहे हो। तो जहाँ से चलोगे, कहाँ से चल रहे हो, P से, पहले वहाँ से तुम कहाँ आओगे, मूल बिंदु, कहाँ आओगे, मूल बिंदु, कहाँ आओगे, मूल बिंदु पर। तो P से O कहाँ चलोगे, फिर O से कहाँ जाओगे, P डैश, हो गया। ये रूल है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का क्या है, रूल है भाई। अगर आपको यहाँ से यहाँ चलना है तो पहले वहाँ से मूल बिंदु आएंगे, मूल बिंदु से कहाँ जाएंगे, फिर उसके पास जाएंगे। तब ये देखना, OP O से P डायरेक्शन में 3i प्लस 2j प्लस 5k था, मगर जब डायरेक्शन तुम बदल दिए, PO कर लिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस। या ये अगर O को पहले कर लें और P को बाद में, इसके पहले माइनस लग जाएगा कि नहीं, बोलो। दिशा बदल देने पे क्या चिन्ह, माइनस लग जाता है कि नहीं, बोलो। अरे भाई देखो, ये PO था, क्या था, PO, अब मैं O को पहले कर लिया और P को बाद में, तो दिशा बदल दिया ना, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, माइनस। चलो अब सब वैल्यू रख लो। इस चीज़ को क्या मैं OP डैश माइनस OP नहीं लिख सकता हूँ, इसे पहले कर लिया और इसे बाद में कर लिया। अब वैल्यू सब मुझे पता है, क्या पता है, OP डैश की वैल्यू देखो, क्या है OP डैश की वैल्यू, 2 3 1 है, यानी 2i प्लस 3j प्लस क्या है, k कैप माइनस, और यहाँ पे क्या है, OP की वैल्यू कितनी है, 3i प्लस 2j प्लस 5k कैप। अब देखो i से कटेगा, मतलब कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3i कैप, बोलो। फिर यहाँ पे 3 माइनस 2 क्या, j कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5 कितना, k कैप, हो गया। यही आपका क्या आ गया, विस्थापन सदिश आ गया।
आ गया ना। अच्छा चलो, अब मैं इसका एक जानते हो ना, जब तक ऐसे नहीं, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। क्या ट्रिक बता रहा हूँ, सुनो। विस्थापन सदिश में मान लो भंडारा लगा हुआ है और इस भंडारे में जो लाइन है वो P से लेके P' तक है। लाइन कहाँ से है? P से लेके P' तक है। और आप कचौड़ी दे रहे हो सबको। क्या दे रहे हो? कचौड़ी। तो क्या होता है, अब तो आप मान लो बुफे सिस्टम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऐसे ही होता ना, सब लोग बैठ जाते थे, सब लोग कचौड़ी सब्जी लेकर के जाते थे देने। और एक भंडारा होता था, भंडारा वाला एक घर होता था जहाँ पे सब्जी, रसादार, बुनिया, मिठाई, जो भी चीज़ें हैं सब रखी जाती थी। और उसका एक मालिक होता था, उसके पास आपको अगर कचौड़ी चाहिए तो आप जा करके उसे देंगे तो वो भर करके आपको देगा। तो भंडारा गृह जो है वो मूल बिंदु है। वो क्या है? मूल बिंदु है। अब एक व्यक्ति यहाँ भंडारे से कचौड़ी ले करके गया इस लाइन तक, ठीक, और कचौड़ी बांट रहा है। तो बांटते 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 उसकी कचौड़ी जब ख़त्म हो जाएगी तो अगला वाला कहेगा भैया कचौड़ी। तो क्या करेगा? कचौड़ी जब है ही नहीं तो क्या करेगा? वो तुरंत यहाँ से लौटेगा, भंडारे तक आएगा, कचौड़ी लेगा और फिर पहुँच जाएगा कहाँ? जहाँ से आदेश आया था उस लाइन में। ठीक है। तो अब देखो, आप इधर से इधर आओ या इधर से इधर जाओ, वो क्या है? स्थित। और जब आप उसी लाइन में कचौड़ी ऐसे देते हुए ऐसे चले आओ तो क्या है? विस्थापन। क्या है? विस्थापन। अब आपको समझना है कि कैसे निकालेंगे स्थित सदिश। तो खुद ही बड़ा सिंपल है, मूल बिंदु के सापेक्ष। विस्थापन का भी एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। आपको क्या निकालना है? PP'। क्या निकालना है? PP'। देख लो, PP' ही निकाले हैं ना। तो क्या करोगे? जो दूसरा पॉइंट रहेगा P', उसकी स्थित सदिश में से पहले वाले की स्थित सदिश को माइनस कर दो, विस्थापन सदिश आ जाएगा। और यही हुआ भी है, देख लो। फाइनली हम लोग इतना बाउंडर करते करते यहाँ पहुँचे हैं कि नहीं। OP' क्या है? दूसरे वाले की स्थित सदिश है। और OP क्या है? पहले वाले की स्थित सदिश है। यानी दूसरे वाले की स्थित सदिश में से पहले वाले की स्थित सदिश को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। सेकेंड वाले के पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट वाले के पोजीशन वेक्टर को माइनस करो, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। कहानी खत्म। आया कि नहीं समझ में? अभी डिफिनीशन वगैरह मैं लिखवा रहा हूँ अपनी जगह है, मगर वैल्यू निकालने आ गया कि नहीं? अच्छा चलो बताओ जल्दी से। अगर मैं वेक्टर AB डिस्प्लेसमेंट बोलूँ तो क्या होगा इसका? AB, यानी OB में से OA को क्या करेंगे? घटा देंगे। भाई AB में है ही नहीं वो ना, वो नहीं है तो ओरिजिन नहीं है, तो ये क्या? विस्थापन सदिश होगा। अब विस्थापन सदिश निकालना है तो दूसरे वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले के पोजीशन वेक्टर को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? दूसरे वाले के पोजीशन वेक्टर मतलब स्थित सदिश में से पहले वाले के पोजीशन वेक्टर यानी स्थित सदिश को माइनस कर देंगे, मेरी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? अब चलो न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं, फिर कहानी। इसे अभी लिखवा देंगे, डिफिनीशन वगैरह अपनी जगह है। चलो देखो, क्या मैं कहूँ कि OA बराबर 2i + 3j + 4k एंड OB बराबर क्या है? -2i - 3j - k कैप है। ठीक। अब आपको वेक्टर AB निकालना है। क्या निकालना है? AB। और क्या निकालना है? वेक्टर BA। न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो गया, यहीं से चालू हो रहा है, ध्यान देना। तो क्या है? AB। क्या भी ट्रिक बताया था? हाँ, OB दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर लो। अब OB OA पता है ना। अब कुछ लड़के क्या करते हैं, रखते हैं, वैल्यू रखना चालू करते हैं। OB की वैल्यू रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर OA की वैल्यू रखेंगे, फिर ब्रैकेट तोड़े। अरे बवाल करते हो। क्या है? OB इसके पास आ गए, क्या है? -2, फिर माइनस लगा लो। इसका क्या है? 2 है ना, i कैप। फिर इसका J वाला क्या है? -3, फिर माइनस लगा लो 3 और क्या? J कैप। फिर केक में आ जाओ, -1 -4। तुरंत सॉल्व करोगे कि अब समझ आया कि नहीं? क्या हो गया बताओ जी, क्या दिक्कत है? -4 i कैप, -6 j कैप, -5 k कैप आ गया। BA निकालना है अगर
तो ए वाले में से बी को माइनस करेंगे, ए ये है ना, चलो 2 माइनस फिर -2 ना, फिर क्या हो जाएगा, इस देखो बी ए मतलब सेकेंड वाले में से यानी ए वाले में से बी को माइनस करना है, 3 माइनस -3 जे कैप और 4 -1 के कैप, तो क्या हो जाएगा 4i कैप 6j कैप प्लस 5k कैप। समझ में आ गया? आ गया कि नहीं समझ में? अच्छा एक और देख लो, ए बी और बी ए वही चीज़ है, बस दिशा बदला है ना। बोलो ए बी और बी ए में क्या डिफरेंस है? परिमाण तो वही होगा, बस दिशा बदला है। तो देख लो ए बी में तुम माइनस से गुणा कर लो ना, ये आए तो बताना। ए बी माइनस से गुणा करो, यही है ना, प्लस प्लस प्लस, आ गया कि नहीं? यानी क्या है, ए बी किसके बराबर है? बी ए के बराबर है, बस डिफरेंस क्या है, माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? माइनस। नहीं समझ में आ गया ना? बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो जब एग्जाम में तो खैर आएगा नहीं, मैं पहले बोल दिया, भ्रमस्थ है, कभी नहीं आएगा स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश लिखने के लिए। और मान लो अगर आपको समझाना है तो न्यूमेरिकल लेकर के तो ऐसे समझा दिया। बुक वाले क्या करते हैं, इसी चीज़ को थोड़ा सा परेशान करते हैं बच्चों को। कैसे परेशान करते हैं देखो, वो आई जे के मान करके ना इतना इसका बाउंडर बना दिए हैं कि लड़के देख के डर जाते हैं। ये P हो गया, P डैश हो गया, जो भी Q मान लो, ठीक है। अब मान लो P का जो पॉइंट है वो निर्देशांक x1 y1 और क्या है z1, और इसका क्या है x2 y2 और z2 है, ठीक है। चलो पोजीशन वेक्टर बताओ जल्दी जल्दी। OP क्या होगा, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। OQ क्या होगा, x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप हो गया। पोजीशन वेक्टर आ गया। P की स्थित सदिश यानी पोजीशन वेक्टर किसका, पोजीशन वेक्टर किसका, P का। फिर क्या ये किसका है पोजीशन वेक्टर, बोलो पोजीशन वेक्टर किसका है, ये Q का। आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो। स्थित सदिश भैया गड़बड़ है क्या, मिटाएं इसको, सही है ना। चलो स्थित सदिश में मतलब स्थित सदिश आ गया। अब PQ निकालना है आपको। क्या निकालना है, PQ। तो देखो अब बुक वाले पकाते हैं, कहेंगे PQ, कहेंगे P से Q जाना है, पहले P से कहाँ जाओगे, O, तो लिखेंगे PO, फिर O से कहाँ जाओगे, Q, फिर कहेंगे कि आप OP के दिशा के विपरीत आ रहे हैं, तो क्या लग जाएगा, माइनस, यानी O को पहले कर दें और P को बाद में, अभी जो पकाए थे हम पहले, ठीक है। फिर इसे लिखेंगे OQ माइनस OP, फिर OQ की वैल्यू लिखेंगे, देख लो x2i y2j और क्या है माइनस x1i y1j और क्या, यहाँ तक भी नहीं छोड़ते हैं, कोष्टक तोड़ देते हैं। x2i y2j z2k माइनस x1i कैप y1j कैप माइनस z1k कैप। फिर उसके बाद ग्रुप बनाते हैं x2 माइनस x1। अरे कुछ बेवकूफ़ राइटर तो ऐसे लिखे हैं, ऐसे, तब आई कॉमन लेकर के बता रहे हैं। आप ज़्यादा समझाना चाह रहे हैं और लड़का बेहोश हो गया, इतना बड़ा, और जबकि कुछ नहीं करना है, सीधा आपको क्या करना है, दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर लेना है, और ये भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ वैल्यू लेते जाओ, माइनस लगाते जाओ, सॉल्व करके डायरेक्ट लिखो, कहानी खत्म। समझ में आ गया? चलो अब इसे कर ही लेते हैं। PQ हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। चलो x2 माइनस, देखो P से Q जा रहे हो ना, यहाँ देखो P से Q जा रहे हो तो क्या करोगे, दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 के का विस्थापन सदिश आ गया। अब जल्दी से आप लिख लिया। अब स्थित सदिश का डिफिनीशन क्या है,
अब डिफिनीशन लिखने की बात आई, भाई डिफिनीशन लिखोगे ना। क्या डिफिनीशन है? जब भी किसी वस्तु की स्थिति किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष ज्ञात करते हैं तो उसे स्थिर सदिश कहा जाता है। और जब किसी एक बिंदु की स्थिति किसी यानी जब कोई बिंदु किसी निश्चित दिशा में चलने लगता है तो उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की जो पोजीशन निकालते हैं उसे क्या कहा जाता है? विस्थापन सदिश कहा जाता है। ठीक है, पहले बनाओ, फिगर बनाओ पहले तुम लोग, फिर उसके बाद लिखवाते हैं।